नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई को बहुत ही अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। हम लोग बायोलॉजी को चालू किए थे, हम लोग 3-4 क्लास कर चुके हैं और यानी वर्गीकरण हम लोग अभी पढ़ रहे थे। वर्गीकरण में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्लांट प्लांट किंगडम को पढ़ेंगे, उसके बाद एनिमल किंगडम पढ़ेंगे। हम बता चुके थे कि जितने भी वर्ग जीव है धरती पे उसको 5 किंगडम में बांटा गया है। बाकी सारा डिटेल में पिछला वीडियो में हम पढ़ा चुके हैं, तो उसको पहले पढ़ लीजिए। उसके बाद इस वीडियो में केवल हम लोग प्लांट किंगडम को पढ़ेंगे, यानी पादप जगत को पढ़ेंगे। तो पादप जगत के बारे में अब चालू करते हैं हम। तो सबसे पहले धरती पे कई तरह के पौधे हैं। किसी पौधे में फूल होते हैं, किसी में फूल नहीं होते हैं, किसी में फल लगते हैं, किसी में फल नहीं लगते हैं। तो ये सब पौधों को डिटेल में समझना बहुत ही अजीब लगता है, तो इसको अच्छा से हम लोग समझ नहीं पाते हैं। तो आज हम लोग पूरा क्लियर देख लेंगे और पूरा वीडियो देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि धरती पे जितने भी पौधे हैं उसको कितने पार्ट्स में बांटे गए हैं और कौन से पौधे किस पार्ट में रखे गए हैं। क्लियर पूरा 20-30 मिनट का वीडियो होगा, 30 मिनट का, उसी वीडियो में आप लोग पूरा समझ चुके जाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो पादप जगत है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं प्लांट किंगडम। पादप जगत को इंग्लिश में कहते हैं प्लांट किंगडम। ये प्लांट किंगडम का जो वर्गीकरण है, यानी पादप जगत जितने भी पौधे हैं धरती पर, उसको जो बांटने का काम किया गया है सबसे पहले आइकलर के द्वारा किया गया है। पादप जगत को बांटे हैं कौन? आइकलर। आइकलर जो है ये पादप जगत को 2 पार्ट में बांटे हैं, एक तो क्रिप्टोगेम्स और दूसरा फेनरोगेम्स। जो आइकलर साहब थे वो पादप जगत को 2 पार्ट में बांटे थे, पहला क्रिप्टोगेम्स और दूसरा फेनरोगेम्स। अब क्रिप्टोगेम्स में किस तरह के पौधे आते हैं और फेनरोगेम्स में किस तरह के पौधे आते हैं, इसको हम लोग देख लेते हैं। तो क्रिप्टोगेम्स वो होते हैं, वो उस पौधे को क्रिप्टोगेम्स में रखा गया है जिसमें फूल तथा बीज नहीं होते हैं। क्रिप्टोगेम्स में वो पौधे आते हैं जिनमें फूल तथा बीज नहीं होते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए कि क्रिप्टोगेम्स में कौन से पौधे आएंगे, इनमें फूल तथा बीज नहीं होते हैं। दूसरा है फेनरोगेम्स। फेनरोगेम्स में उस पौधे को रखा गया है जिसमें फूल तथा बीज होते हैं। फेनरोगेम्स में कौन से पौधे आते हैं? जिसमें फूल तथा बीज होते हैं। आगे हम लोग देखेंगे कि ये जो क्रिप्टोगेम्स है आगे चल के इसको 3 पार्ट में बांटा गया, फिर ये जो फेनरोगेम्स है इसको आगे चल के 2 पार्ट में बांटा गया है। यानी टोटल हम लोग 5 पार्ट पढ़ेंगे, 1, 2, 3, 4 और 5, ये पांचों पार्ट पढ़ेंगे और हम लोग का प्लांट किंगडम जो है पादप जगत वो कंप्लीट हो जाएगा। तो क्रिप्टोगेम्स 3 पार्ट में बांटा गया है। ये 3 पार्ट कौन कौन से हैं इसको समझ लेते हैं। तो सबसे पहला पार्ट है ब्रायोफाइटा। सबसे पहला है ब्रायोफाइटा। अब इस ब्रायोफाइटा को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद दूसरा जो है थैलोफाइटा। थैलोफाइटा को भी डिटेल में पढ़ना है, सब यानी पांचों किंगडम को डिटेल में पढ़ना है। तो क्रिप्टोगेम्स में तीन किंगडम आते हैं, कौन कौन? क्रिप्टोगेम्स को 3 पार्ट में बांटा गया है, पहला है ब्रायोफाइटा, दूसरा है थैलोफाइटा और तीसरा है टेरिडोफाइटा। उसके बाद जो फेनरोगेम्स है इसको 2 पार्ट्स में बांटा गया है, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। फेनरोगेम्स को कितने पार्ट में? 2 पार्ट में, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। अब देखते हैं, सबसे पहले हम लोग देखेंगे ब्रायोफाइटा के बारे में। ब्रायोफाइटा में क्या क्या विशेषताएं पाई जाती है। तो सबसे पहले उससे पहले ब्रायोफाइटा से पहले हम लोग देख लेते हैं थैलोफाइटा को। ठीक, हम लोग थोड़ा सा अलग से देखेंगे, पहले दूसरा देख लेते हैं उसके बाद इसको देखेंगे। यानी थैलोफाइटा में देख लेते हैं। थैलोफाइटा में जड़, तना और पत्ती नहीं पाई जाती है। थैलोफाइटा में जड़, तना और पत्ती नहीं पाई जाती है। अब थैलोफाइटा के कौन से प्लांट है जिसमें जड़, तना नहीं पाए जाते हैं? तो जो एल्गी है जिसको शैवाल बोलते हैं। शैवाल 2 तरह के होते हैं, एक तो एक कोषीय होता है, एक कोशिकीय होता है और एक बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय को हम लोग प्रोटिस्टा में पढ़ चुके हैं, जो पिछले वीडियो में हमने पढ़ाया है। और ये इसमें आएंगे बहुकोशिकीय शैवाल, यानी प्लांट किंगडम सब बहुकोशिकीय जीव आएंगे। तो इसमें कौन से आएंगे शैवाल? इसमें आएंगे बहुकोशिकीय शैवाल यानी एल्गी। ये एल्गी जो है कई तरह के होते हैं, तो इसको भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। एल्गी और लाइकन ये दोनों इसी जगत के पौधे हैं, थैलोफाइटा के ही पौधे हैं। तो थैलोफाइटा के यही विशेषता है कि इसमें जड़, तना, पत्ती नहीं होती है। दूसरा इसमें कौन से जीव आते हैं? तो शैवाल और लाइकन। इसके बाद इसमें जो भोजन करने की प्रक्रिया है ये पादप जगत में आएंगे। तो पादप जगत में जो भी पौधे, जो भी जीव आएंगे वो सब अपना खाना खुद से बनाएंगे, यानी इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। यानी भोजन करने का जो तरीका है वो स्वपोषी होगा। तो पादप जगत में जो पौधे आते हैं वो सब में क्लोरोफिल पाया जाता है। तो ये भी थैलोफाइटा पादप जगत के ही अंतर्गत आएंगे, तो इसमें भी क्लोरोफिल पाया जाएगा, यानी ये भी क्या होगा? स्वपोषी। लेकिन इसमें भोजन को और पानी को पहुंचाने के लिए कोई विशेष तंत्र, यानी कोई विशेष वास्कुलर सिस्टम नहीं पाए जाते हैं, यानी जाइलम और फ्लोएम। जाइलम पानी पहुंचाने का काम करता है और फ्लोएम भोजन पहुंचाने का काम करता है। तो इसमें जो है थैलोफाइटा के समूह के पौधे में जाइलम और फ्लोएम ऊतक ये नहीं पाए जाते हैं।
यानी कोई भी विशेष वैस्कुलर सिस्टम नहीं होता है जिसके द्वारा पानी और भोजन को पहुंचाया जा सके। तो याद रखिएगा, इसमें जाइलम और फ्लोएम नहीं पाए जाते हैं, जाइलम फ्लोएम नहीं पाए जाते हैं, नहीं पाए जाते हैं। उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं कि ये जो थैलोफाइटा समूह के पौधे हैं ये किस जगह पे पाए जाएंगे, किस जगह पे पाए जाएंगे, यानी मॉइस्ट पैलेस। कैसे जगह पे पाए जाएंगे? मॉइस्ट पैलेस, यानी नम स्थान, जैसे समुद्र के किनारे, साफ पानी में भी पाए जाते हैं और मैरीन वाटर यानी समुद्री जल में भी ये पाए जाते हैं। तो सबसे पहले थैलोफाइटा के जो समूह के पौधे हैं ये पाए कहाँ जाते हैं? तो मॉइस्ट पैलेस यानी नम स्थानों पे, समुद्र में भी पाए जाएंगे और साफ पानी यानी फ्रेश वाटर में भी पाए जाएंगे। इसमें जो इसमें रिप्रोडक्शन करने की जो तरीका है वो कौन सा तरीका है? तो इसमें जो रिप्रोडक्शन होता है असेक्सुअल मेथड से होता है। कौन सा तरीका है रिप्रोडक्शन का? असेक्सुअल। और असेक्सुअल का ही एक प्रकार है स्पोर्स फॉर्मेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं बीजाणु जनन। यानी इसमें सबसे पहले स्पोर बनता है, फिर फट जाता है स्पोर, उससे बहुत सारे शैवाल बन जाते हैं, बहुत सारे इससे जीव बन जाते हैं। तो इसमें जो थैलोफाइटा में जो प्रजनन करने की जो तरीका है, रिप्रोडक्शन का जो तरीका है वो है बीजाणु जनन। उसके बाद जो इसके जो सेल वाल जो सेल हैं वो सेल में सेल वाल पाए जाते हैं। जितने भी पौधा है उसमें सेल वाल पाए जाएंगे, तो इसमें भी सेल वाल पाए जाते हैं। और जो इनका सेल वाल है सेलुलोज का बना होता है। अब थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं इसमें जो शैवाल है, शैवाल में बहुत सारे कई तरह के शैवाल होते हैं। तो जो शैवाल है उसमें 3 तरह के शैवाल होते हैं। तो एक होता है हरा शैवाल, दूसरा होता है भूरा शैवाल और तीसरा होता है लाल शैवाल। हरा शैवाल को क्लेरोफाइसी कहते हैं, हरा शैवाल को क्या कहते हैं? क्लेरोफाइसी। दूसरा है भूरा शैवाल, भूरा शैवाल को कहते हैं फियोफाइसी, भूरा शैवाल को क्या कहते हैं? फियोफाइसी। और तीसरा है लाल शैवाल, लाल शैवाल को कहते हैं रोडोफाइसी, लाल शैवाल को क्या कहते हैं? रोडोफाइसी। अब देखते हैं कि ये शैवाल का काम क्या है, क्या महत्व है। तो शैवाल का महत्व क्या है कि इसको जो अंतरिक्ष यात्री हैं भोजन और ऑक्सीजन के लिए, जो अंतरिक्ष यात्री है भोजन और ऑक्सीजन के लिए इसे अंतरिक्ष में ले जाते हैं। और जो शैवाल हैं कैलोरेला शैवाल, कौन से शैवाल को अंतरिक्ष में ले जाते हैं? तो कैलोरेला, ये एक तरह का शैवाल का ही एग्जाम्पल है, यानी ये शैवाल ही है। इस शैवाल का अंतरिक्ष यात्री भोजन और ऑक्सीजन के लिए ले जाते हैं अंतरिक्ष में। और इस कैलोरेला शैवाल में 50% प्रोटीन पाया जाता है, कैलोरेला शैवाल में 50% प्रोटीन पाया जाता है। तो इसलिए अंतरिक्ष यात्री इसको अंतरिक्ष में ले जाते हैं। दूसरा, अब एक तरह के कांड्रस ही एक शैवाल है। कांड्रस क्या है? एक शैवाल है। इस कांड्रस शैवाल यानी लाल शैवाल है, ये कांड्रस कैसा शैवाल है? लाल शैवाल। और लाल शैवाल इसी शैवाल से अगर प्राप्त होता है। इसी शैवाल से क्या प्राप्त होता है? अगर। तो पूछा जाएगा कि अगर किस शैवाल से प्राप्त होता है? तो लाल शैवाल। लाल शैवाल में कौन सा शैवाल? कांड्रस शैवाल। इसका उपयोग अगर का उपयोग बहुत सारी चीजों में किया जाता है, जैसे मिठाई बनाने में, दंत मंजन में, दवा बनाने में यानी मेडिसिन बनाने में किया जाता है। आगे हम लोग देखते हैं दूसरा तो हम लोग देख लिए, थैलोफाइटा को ही समझ लिए हैं पहले। अब हम लोग समझेंगे ब्रायोफाइटा को। तो थैलोफाइटा समूह के पौधे के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम लोग दूसरा देखते हैं ब्रायोफाइटा, यानी ब्रायोफाइटा समूह। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि जो ब्रायोफाइटा समूह के जो पौधे होते हैं इसमें भी जड़, तना और पत्ती, रियल जड़ जो वास्तविक जड़, तना, पत्ती है वो नहीं पाई जाती है। और ये कैसे रहते हैं? एकदम सपाट यानी फ्लैट, थैलस जैसा रहते हैं, थैली के आकार के संरचना होती है इसकी। और इसको पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। ब्रायोफाइटा को पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। और ये क्यों कहा जाता है? यानी इंग्लिश में एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। इसे क्यों कहा जाता है? तो इसे जो इनिशिएशन करने के लिए पानी में जाना पड़ता है। ये रहते तो हैं ऐसे जमीन पे ही, लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन करना है तो इसे कहाँ जाना पड़ेगा? पानी में। इसलिए इसे पादप जगत के उभयचर कहा जाता है, क्योंकि ये पानी में भी जाते हैं, पानी में भी रहते हैं और जमीन पे भी रहते हैं, इसलिए पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। और इसमें जड़, तना, पत्ती वास्तविक नहीं पाए जाते हैं, लेकिन जड़ के स्थान पर जड़ जैसी संरचना होती है, जिसको राइजोट्स कहते हैं, हिंदी में कहते हैं मूलाभास। जो ये राइजोट्स क्या करते हैं? तो वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब कराने में मदद करते हैं। मिट्टी से या जो जिस पौधे पे ये उगते हैं उसके ऊपर से वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करने में ये मदद करते हैं। और इनमें भी जाइलम और फ्लोएम जो वस्कुलर सिस्टम है इनमें भी नहीं पाए जाते हैं, वस्कुलर टिश्यू नहीं पाए जाते हैं। यानी पानी ले जाने के लिए और खाना ले जाने के लिए कोई भी ऐसा टिश्यू नहीं पाया जाता है। और ये पौधे जो ब्रायोफाइटा के पौधे हैं ये होते किस जगह पे हैं? तो ये होते हैं छायादार और नम स्थान पे, छायादार और नम स्थान, जहाँ पे छाया हो और गीला हो, यानी मॉइस्ट प्लेस पे। दूसरा, जो इसके सेक्स ऑर्गन हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं।
इसमें रिप्रोडक्शन किस तरह से, दोनों तरीके से, लैंगिक और अलैंगिक, यानी सेक्सुअल और असेक्सुअल। लैंगिक और लैंगिक, अलैंगिक में बीजाणु जनन से यानी विखंडन विधि, अलैंगिक में अगर होगा तो विखंडन विधि से होगा, और लैंगिक तो आप जानते ही हैं। तो लैंगिक विधि और अलैंगिक यानी दोनों विधि से इसमें प्रजनन होता है, रिप्रोडक्शन होता है। इसका जो एग्जाम्पल है, कौन कौन से पौधे इस जगत में आते हैं, तो रिसिया, मार्सेंटिया, एंथ्रोसेरियोस, फ्यूनेरिया, जिसको हिंदी में मॉस कहते हैं। फ्यूनेरिया का महत्व ज्यादा है, भोजन के रूप में जो जंतु होते हैं, एनिमल होते हैं, भोजन के रूप में फ्यूनेरिया को इस्तेमाल करते हैं। चिड़िया, जंतु भोजन के रूप में इसका फ्यूनेरिया का इस्तेमाल करती है। तो ब्रायोफाइटा के बारे में समझ चुके हैं। अब हम लोग देखते हैं टेरिडोफाइटा, जो तीसरा जगत है उसको कहेंगे, क्रिप्टोगेम्स के दो जगत पढ़ लिए, थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा हम लोग पढ़ लिए। तीसरा जगत को पढ़ेंगे, तीसरे टाइप्स को पढ़ेंगे टेरिडोफाइटा, हिंदी में टेरिडोफाइटा ही कहते हैं। ये भी कहाँ होंगे, तो छायादार और नम स्थान पे, यानी सैडी एंड डैम्प प्लेस पे ही होंगे। ये जो टेरिडोफाइटा है ये भी कहाँ होंगे, छायादार और नम स्थानों पे। क्या इनमें जड़ तनापत्ति पाई जाती है, तो हाँ देखिए, थैलोफाइटा में और ब्रायोफाइटा में दोनों में जड़ तनापत्ति नहीं पाई जाती थी, वास्तविक जड़ तनापत्ति का उसमें विकास नहीं हुआ था। लेकिन टेरिडोफाइटा जो पौधा है इसमें जड़ तना और पत्ती सबका विकास हो गया होता है। उसके बाद जाइलम एवं फ्लोएम, क्या जाइलम फ्लोएम यानी पानी जाने के लिए और मिनरल्स जाने के लिए, भोजन जाने के लिए क्या टिश्यू कोई बने होते हैं, तो इनमें बने होते हैं। बाकी थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा में जाइलम और फ्लोएम टिश्यू नहीं पाए जाते थे, जिससे कि पानी और मिनरल्स एक जगह से पौधा के दूसरे पार्ट में पहुंचे। तो इसमें जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं। उसके बाद क्या इसमें जड़ तनापत्ति होती है, तो फूल तथा बीज भी होते हैं। तो शुरू में ही हम बता चुके हैं कि जो भी क्रिप्टोगेम्स के पौधे होंगे उसमें फूल तथा बीज नहीं पाए जाएंगे। तो इसमें भी फूल तथा बीज नहीं पाए जाएंगे, क्योंकि ये भी टेरिडोफाइटा क्रिप्टोगेम्स के ही अंदर आएंगे। तीसरा कि इसका एग्जाम्पल क्या क्या है, एग्जाम्पल है स्लेजिला, स्लेजिनेला, हॉर्सटेल्स एंड फॉर्न्स, मार्सिलिया, पेट्रेडियम, ये सब इसका एग्जाम्पल है टेरिडोफाइटा का। अब ये जो भी पौधे हैं टेरिडोफाइटा में, इसका क्या महत्व है, तो मार्सिलिया टेरिडोफाइटा का ही एक एग्जाम्पल है। इसका प्रयोग सब्जी के रूप में भी किया जाता है। दूसरा ट्रेडियम, ट्रेडियम भी टेरिडोफाइटा का ही एक प्लांट है। इसका उपयोग पशु चारे में यानी भोजन के रूप में पशुओं को दिया जाता है। तीसरा है सिनेजिनेला, इसका प्रयोग पौधे को सजावटी पौधे के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है, यानी सजावट के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। हम लोग क्रिप्टोगेम्स को अच्छा तरीके से तीनों पार्ट को पढ़ लिए। अब हम लोग देखते हैं आगे, जिसको कहेंगे फेनरोगेम्स। फेनरोगेम्स को हम लोग समझेंगे। क्रिप्टोगेम्स को पढ़ चुके हैं, यानी उसमें जो तीन जगत होता है उसका पढ़ चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे फेनरोगेम। फेनरोगेम को दो जगत में बांटा गया है, यानी एक जिम्नोस्पर्म और एक एंजियोस्पर्म। अब देखेंगे जिम्नोस्पर्म की क्या क्या विशेषता है और एंजियोस्पर्म की क्या क्या विशेषताएं हैं। जिम्नोस्पर्म को यानी अनावृत बीजी या नग्न बीजी कहते हैं। जिम्नोस्पर्म को अनावृत बीजी या नग्न बीजी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसके जो बीज होते हैं ऐसे ही नंगे नेक्ड, यानी बिना उसके ऊपर कोई भी आवरण ही नहीं होता है, इसके बीजों पे कोई भी आवरण नहीं होता है, इसलिए जिम्नोस्पर्म को नग्न बीजी कहते हैं, क्योंकि इसके बीजों के ऊपर कोई भी आवरण नहीं होता है। उसके बाद इस तरह के कौन कौन से पौधे जिम्नोस्पर्म में आएंगे, तो ये जो भी पौधे होते हैं झाड़ी के रूप में मिल सकते हैं, आपको हर जगह पाए जाते हैं। वृक्ष के रूप में, ट्री के रूप में, उसमें लकड़ी होता है यानी वुडी होते हैं। टैप रूट, इसका जो जड़ होता है वो टैप रूट होता है, यानी मूसला जड़ होता है। और याद रखिएगा कि हम लोग जब पढ़ रहे थे तो क्रिप्टोगेम्स और फेनरोगेम्स के दो पार्ट में बांटे थे। क्रिप्टोगेम्स में फूल और बीज नहीं पाए जाते थे और फेनरोगेम्स में फूल और बीज पाए जाते थे। लेकिन याद रखना है कि फेनरोगेम्स में जो जिम्नोस्पर्म है इसमें भी फूल नहीं पाए जाते हैं, लेकिन इसको हम लोग पढ़ते हैं फेनरोगेम्स में ही, इसमें फूल नहीं पाए जाते हैं। बाकी जो जाइलम फ्लोएम है ये दोनों इसमें पाए जाते हैं। और उसके बाद जो एग्जाम्पल है इसका देख लीजिए, चीड़ के पौधे हो गए, साइकस हो गया, पाइनस हो गया, देवदार हो गया, ये सब पौधे के बहुत सारे महत्व हैं। उसमें से देखिए चीड़ का पौधा का याद रखिएगा, इसमें ताड़पीन का तेल प्राप्त होता है और बहुत सारी लकड़ियां का भी इसका इस्तेमाल होता है, बहुत महंगा बिकता है जो। उसके बाद हम लोग देखते हैं एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म सबसे बड़ा पौधे का समूह है, इसमें लगभग 2.5 लाख जाति स्पीसीज पाई जाती हैं। इसके पौधे का सबसे बड़ा पौधे का समूह जो है एंजियोस्पर्म है। इसका जो बीज होता है वो फलों के अंदर होता है, फलों के अंदर होता है, बीज जो होता है फलों के अंदर मिलेगा। इसका जो बीज था ऐसे ही लटके रहते हैं बाहर, कोई आवरण नहीं होता इसके बीज पे। इसके बीज पे जिम्नोस्पर्म के बीजों पे आवरण नहीं होते हैं, लेकिन जो एंजियोस्पर्म है इसके जो बीज होते हैं फलों के भीतर होते हैं, यानी इसके ऊपर फलों का लेयर चढ़ा होता है। इसमें फूल होते हैं, इसलिए एंजियोस्पर्म को
फ्लावरिंग प्लांट भी कहते हैं। इसमें फूल पाए जाते हैं, यानी एंजियोस्पर्म में ही केवल फूल पाए जाते हैं, बाकी 4 गो टाइप पड़े उसमें कोई में फूल नहीं था, इसलिए इसको फ्लावरिंग प्लांट कहते हैं। अब एंजियोस्पर्म में जो सबसे छोटा पौधा है, एंजियोस्पर्म जाति में जो सबसे छोटा पौधा है उसको उल्फिया कहते हैं, और इसी एंजियोस्पर्म में जो सबसे बड़ा लंबा पौधा है उसको यूकलिप्टस कहते हैं। आगे चल के एंजियोस्पर्म को 2 भागों में हम लोग बांट देते हैं। कौन कौन? एक द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री। अब द्विबीजपत्री एक बीजपत्री क्या है इसको हम लोग समझते हैं। जैसे द्विबीजपत्री जो होगा उसमें 2 बीजपत्र होंगे। अब ये बीजपत्र का मतलब क्या है? जैसे चना के लीजिएगा या मटर को, तो उसको हम लोग फोड़ते हैं तो उसमें से 2 बीजपत्र निकलते हैं, 2 पार्ट सीड्स के निकल जाते हैं, तो इसलिए कहते हैं कि इसमें कितने बीजपत्र होंगे? 2 बीजपत्र। वैसे ही एक बीजपत्र को अगर लेंगे, एक बीजपत्री को, तो ऐसे मान लीजिए गेहूं का पौधा, क्या उसको हम लोग फोड़ के 2 पार्ट में विभाजित कर सकते हैं? नहीं, तो इसलिए इसको कहते हैं एक बीजपत्र। तो गेहूं के पौधे जो है एक बीजपत्र में आ जाएंगे, और जो चना है, मटर है, उसको फोड़ेंगे तो 2 बीजपत्र निकलेगा, यानी उसको कहते हैं 2 बीजपत्र। और जो द्विबीजपत्री है इसका जड़ जो होगा मूसला जड़ होगा। मूसला जड़ में क्या होता है कि एक मेन जड़ होता है जो बहुत ही नीचे गया होता है, मेन जड़ होता है, ये मेन जड़ होता है, और ये बहुत ही नीचे गया होता है, मेन जड़ होता है, ये बहुत नीचे गया होता है। जो एक बीजपत्री है इसमें रेशेदार जड़ पाए जाते हैं, यानी फाइब्रस रूट। मूसला जड़ को इंग्लिश में टैप रूट कहते हैं। मूसला जड़ द्विबीजपत्री में पाए जाते हैं, यानी मेन एक जड़ रहेगा वो बहुत ही मोटा रहेगा, नीचे गया होता है सीधे, और उसके बाद उसके ब्रांच निकले रहते हैं। लेकिन फाइब्रस रूट जो होते हैं, रेशेदार जड़, ये एक बीजपत्री में पाए जाते हैं, और इसमें जो जड़ जो होते हैं वो फाइब्रस होते हैं। मतलब उसका क्या हुआ कि जो जड़ रहेगा उसमें कोई भी मेन जड़ नहीं रहेगा। ऐसे एकदम जैसे गेहूं का पौधा उखाड़िएगा तो बहुत सारे जड़ निकल जाएंगे एक ही बार में, पतला पतला बहुत सारे जड़, तो ऐसे जड़ को फाइब्रस रूट कहते हैं, हिंदी में कहते हैं रेशेदार जड़। तो इसमें मेन जो टैप रूट होता है द्विबीजपत्री में होता है, यानी मूसला जड़ द्विबीजपत्री में होता है, और एक बीजपत्री में क्या होता है? रेशेदार जड़ होते हैं। तो जड़ से भी हम लोग इन दोनों में भी अंतर ज्ञात कर सकते हैं। तीसरा, जो इसका पत्ता होता है, पत्ता, इसके जो पत्ता होते हैं, पत्तियां, जालिकावत शिरा विन्यास होता है। इसका मतलब क्या हुआ? और इसमें जो पत्तियां होती है समांतर शिरा विन्यास। जैसे आप लोग केला का पत्ता देखे होंगे, केला का पत्ता, उसमें जो शिरा विन्यास है एकदम एकदम लाइन बाई लाइन समांतर होंगे, पैरेलल शिरा विन्यास होता है केला के पत्ता में। और जो ये द्विबीजपत्री है इसके में जो पत्तियां होती हैं इसमें जालिकावत, एकदम जाल जैसे इसमें पत्तियां फैली रहेंगी। जैसे देखिएगा एग्जाम्पल से, ये इसमें जो पत्तियां हैं ये कोई भी इसका शेप नहीं रहेगा, ये पूरा फैले रहेंगे जाल जैसा, पूरा ये जाल जैसा इधर उधर पूरा फैले रहेंगे जाल जैसा। तो ये हुआ जालिका शिरा विन्यास। और ये क्या था? एक बीजपत्री में समांतर शिरा विन्यास। जैसे केला के पत्ता में समांतर शिरा विन्यास होते हैं, और जो द्विबीजपत्री होंगे उसके, जैसे पीपल का पत्ता देखिएगा उसमें शिरा विन्यास जो होगा, पत्तियों का जो शिरा विन्यास, वो जालिका व जाल जैसा संरचना उसके अंदर होगा, जैसे लाइन बाई लाइन पूरा। उसके बाद एक एग्जाम्पल देखेंगे द्विबीजपत्री में, तो आप लोग खुद से ही पता कर सकते हैं कि कौन द्विबीजपत्री पत्र होगा और कौन एक बीजपत्र होगा। चना को फोड़ेंगे 2 गो बीजपत्र निकलेगा। मटर को फोड़ेंगे उसमें से भी 2 बीजपत्र निकलेंगे, और उसमें आलू भी आ जाता है। और इसके बाद एक बीजपत्री में चावल को फोड़ने पे 2 बीजपत्र नहीं निकलेंगे। उसके बाद गेहूं भी फोड़ेंगे तो उसमें भी 2 बीजपत्री नहीं निकलेंगे, केला भी हो जाएगा। तो ये सब एक बीजपत्री में आते हैं। तो ये चैप्टर पूरा समाप्त हो चुका है, और आगे हम लोग देखेंगे एनिमल किंगडम को।